नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, मल बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है, मल पूरी तरह से नहीं निकलता या फिर आपको इसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है, तो इस तरह की अगर कोई भी तकलीफ़ आपको है और इसके लिए आप जो भी पॉसिबल है वो सारे उपाय करके देख चुके हैं, यानी आपने एलोपैथिक दवाइयाँ भी ली है, आयुर्वेदिक चूरन है, काढ़े है, ये सब आपने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं है, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कॉन्स्टिपेशन को जानने के पहले हर व्यक्ति ने प्रकृति के अनुसार उसकी पचन क्रिया को यानी आयुर्वेद के अनुसार उसके कोष्ठ को जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में 3 तरह के कोष्ठ बताए हुए हैं, जैसे मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। तो जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में पित्त दोष डोमिनेंट है उनमें मृदु कोष्ठ दिखाई देता है, यानी इनकी मल प्रवृत्ति जो है वो बहुत सुखपूर्वक रहती है, उनको दिन में 1 या 2 बार जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों के खाने में कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो फिर इनको तुरंत जाना पड़ता है, जैसे इन्होंने दूध पिया या फिर जो गन्ने का रस है वो पिया तो इनको ज़्यादा बार जाना पड़ता है। दूसरा जो प्रकार है वो है मध्यम कोष्ठ। तो जो लोग कफ प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में कफ दोष डोमिनेंट है उनमें ये जो कोष्ठ है ये दिखाई देता है, इनमें भी जो मलवेग है ये सुखपूर्वक रहता है। तीसरा जो प्रकार है जो है क्रूर कोष्ठ, यानी जो लोग वात प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में वात दोष डोमिनेंट है उनमें क्रूर कोष्ठ दिखाई देता है। तो इन लोगों में कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, मल बहुत हार्ड बनना या फिर पूरी तरह से बाहर ना निकलना, कभी स्किप होना, इस तरह के लक्षण भी इन लोगों में दिखाई देते हैं। अब आप ये कैसे जाने कि आपकी खुद की प्रकृति कैसी है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो प्रकृति से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ में आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह छुटकारा चाहिए तो आपको इसके लिए आयुर्वेद के 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला नियम जो आयुर्वेद में बताया हुआ है, जो दिनचर्या अध्याय में दिया हुआ है, वो है उठने का सही समय। तो इसमें कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी हर व्यक्ति ने उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या, तो सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा। अब देखिए सूर्योदय के पहले का जो समय है वो वात का समय है, तो इस समय पे अपान वायु की मदद मिलती है। अपान वायु मल मूत्र की नीचे की तरफ गति के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। तो शरीर को नेचुरली क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए ये जो अपान वायु है इसकी मदद मिलती है। तो आप अगर सूर्योदय के पहले उठते हैं तो आपको ये मदद मिलती है। सूर्योदय से लेके सुबह के 10 बजे तक का जो समय है वो कफ का है, तो कफ के समय में आपको ये मदद उतनी अच्छे से नहीं मिलने वाली। तो अगर पेट अच्छे से साफ होना है तो आपको सूर्योदय के पहले उठना बहुत ज़रूरी है। जब हम सुबह उठते हैं तो उठते बराबर हमारी भूख नहीं रहती, यानी ये अग्नि मंद रहता है। अच्छी खुल के भूख लगने के लिए लगभग 1 प्रहर का समय लगता है, यानी लगभग 3 घंटे का समय लगता है। जैसे कोई 6 बजे उठता है तो 9 बजे तक उसकी भूख खुलती है। भूख खुलना यानी क्या, ये अग्नि जो है यानी जो हमारा जठराग्नि है उसका प्रदीप्त होना। तो सुबह सुबह ये तो अग्नि ही कम है, अगर उसके ऊपर कोई भी जल तत्व आया जैसे कि पानी हो, फिर ये पानी गर्म हो या ठंडा हो या फिर कोई जूस हो या कोई भी ऐसा जो है चीज़ हो जिसमें लिक्विड कंटेंट है, तो ऐसा कुछ भी अगर आया तो ये जो अग्नि ऑलरेडी उस समय पे कम है वो और ज़्यादा कम होगा। तो जिसके भरोसे पे ये पूरी पचन क्रिया है वही अगर डिस्टर्ब हुई तो कैसे चलेगा। आप ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, यानी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये तो डाइजेशन का एंड रिजल्ट है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए उसके पहले की जो पूरी प्रोसेस है यानी पूरी जो पचन क्रिया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या में बताया हुआ है, तो अब देखिए वाग्भट ऋषि कहते हैं कि सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने बताया है वो है शौच विधि। वो कहते हैं शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधि तथा,
यानी हर व्यक्ति ने उठने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है मलमूत्र का विसर्जन। तो दिनचर्या में भी उन्होंने इस तरह का पानी या उषापान नहीं बताया है, तो इस पर भी आप ज़रूर सोचिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए जो तीसरा नियम है वो है वात को बढ़ाने वाले कारणों से खुद का बचाव करना। तो ये क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए, अगर कोई रात को बहुत लेट सोते हैं तो ये लेट सोना भी शरीर में वायु और पित्त को बढ़ाते हैं। दूसरा जो कारण आयुर्वेद में दिया है कि अगर कोई वेगों का धारण करते हैं, अब देखिए आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हैं, यानी ऐसे 13 प्रकार के वेग है, यानी जो नेचुरल अर्जेस है जिनको हमने रोकना नहीं है। तो इसमें मलमूत्र का वेग या भूख प्यास का वेग, इस तरह से 13 वेग बताए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन वेगों को रोक के रखता है तो उसके शरीर में वात की विकृति होती है, और वात में रुखापन है। इस रुखेपन के कारण इंटेस्टाइन में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है। जो स्टूल है उसमें से वाटर कंटेंट जो है वो एब्सॉर्ब होता है, तो ये मल और ज़्यादा हार्ड बनता है, तो निकलने के लिए भी तकलीफ होती है। जनरली जो वात का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो इसमें अनुलोमन कार्य बताया हुआ है। अगर वायु की गति प्राकृत रही तो वो अच्छे से मल और मूत्र को नीचे की तरफ लेके जाएगा, लेकिन अगर ये विकृत हुआ तो फिर कॉन्स्टिपेशन या बाकी भी काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। स्पेशली जो वृद्धावस्था है यानी जो ओल्ड एज है, उन लोगों में निसर्गतः ये जो उम्र की अवस्था है ये भी वात डोमिनेंट है, तो इन लोगों में भी कॉमनली ये जो प्रॉब्लम है ये दिखाई देता है। आयुर्वेद में खान पान से संबंधित काफ़ी सारे नियम भी बताए हुए हैं जो पचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए मदद करेंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि आपका जो खाना है वो ताज़ा बना हुआ हो, पचने के लिए हल्का हो, उसमें स्निग्धता हो। अब देखिए, वात का रूखापन बढ़ा है तो उसको बैलेंस करने के लिए खाने में स्निग्धता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग तेल है या घी है वो खाना प्रिफर नहीं करते। इससे ही इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है और ये मल जो है वो आगे नहीं सरकता। तो हमारे खाने में घी या फिर तेल या मक्खन होना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी इसका समावेश आपके खाने में ज़रूर करें। घी तो आप ऊपर से ले सकते हैं, जैसे कि दाल में, रोटी पे या चावल पे आप घी ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं ले रहे तो फिर आप रात को 1 कप गर्म दूध में भी घी डाल के ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच घी आप गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। अगर घी पसंद नहीं है तो नारियल का तेल भी आप दूध में डाल के ले सकते हैं, या फिर थोड़े से गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह का स्नेह जो हम लेते हैं, आयुर्वेद में इसे स्नेह कहा गया है, तो इस तरह का स्नेहपान जब करते हैं तो जो आंतों की रुक्षता यानी रुखापन है तो वो कम होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। खाना खाते समय भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मौन धारण करके शांत प्रसन्न मन से खाना है, खाने को अच्छी तरह से चबा के खाना है। तो इस तरह से सिंपल नियम भी आयुर्वेद में बताए हुए हैं। हर व्यक्ति ने अपने प्रकृति के अनुसार, अग्नि के अनुसार, यानी उसकी भूख कितनी है उसके अनुसार सही मात्रा में यानी सही क्वांटिटी में ये खाना लेना है। अब देखिए, आयुर्वेद में जो इतने सारे नियम बताए हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इसकी पूरी जानकारी दी हुई है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। एक और नियम फॉलो करना है कि सूर्यास्त तक शाम का खाना भी लेना है, क्योंकि अगर आप उस समय तक लेते हैं तो अच्छे से इसका पचन हो जाता है। और जो खाने का समय और सोने का समय है, इनके बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर रखें, ताकि ये जो खाना गया है उसको अच्छे से पचाने के लिए आपकी सिस्टम को मदद मिले और फिर नेक्स्ट डे जो मल प्रवृत्ति है वो भी ठीक से हो। अगर आप पूरा परहेज करते हैं, सभी पथ्यों का पालन करते हैं, आयुर्वेद की दिनचर्या भी अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पचन से संबंधित कोई तकलीफ है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो इसके लिए कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो इसमें सुश्रुत ऋषि ने मानस विकार बताए हुए हैं। जैसे अगर किसी को ईर्ष्या है, भय यानी किसी चीज़ का डर लगता है, या फिर क्रोध यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो चिंता है, तो इस तरह के कोई भी मानस विकार अगर है तो भी उनकी पचन क्रिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। आयुर्वेद कहता है विषादो रोगवर्धना नाम श्रेष्ठ है, यानी अगर बीमारी का भी आपके मन पे कोई स्ट्रेस है या उसका भी कुछ बोझ है तो वो भी आपके बीमारी को बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो इसके लिए भी ज़रूर सोचना चाहिए।
आयुर्वेद में चिकित्सा देने के पहले सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो है निदान परिवर्जन, यानी जो भी आपके बीमारी का कारण है उसे सबसे पहले दूर किया जाता है। दूसरा है दीपन पाचन चिकित्सा। अब देखिए, हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कोई लैक्सेटिव देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पचन क्रिया को इम्प्रूव करना। अगर ये अग्नि मंद है तो उस अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा देना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए जो ऐसी औषधियाँ है कि जो अग्नि को प्रज्वलित करे और जो अपचित अन्न है या जो आम है एक तरह का शरीर में, तो उसे पचाने के लिए ये चिकित्सा होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल जो होम रेमेडीज़ है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जीरा है, उसको पानी में उबाल के थोड़ा सा आधा कप पानी आप ले सकते हैं। या फिर खाने के पहले जो अदरक है तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के आप ले सकते हैं। खाने के लगभग 15 मिनट या आधा घंटा पहले अगर आप इसे लेते हैं तो इससे भूख खुलने के लिए बहुत अच्छे से मदद होती है। यहाँ तक कि जो सौंठ है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। तो सौंठ का पाउडर 2 से 3 चुटकी आप थोड़े से घी में मिला के ले सकते हैं। या फिर सौंठ, हरड़, सेंधा नमक इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इससे वायु का अनुलोमन होने के लिए, भूख को खुलने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद होती है। यहाँ तक कि त्रिकटु चूर्ण जो है यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये भी बहुत अच्छी औषधि है। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ये अग्नि बढ़ा के जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होके मल प्रवृत्ति भी सुखपूर्वक होने के लिए मदद मिलती है। मृदु विरेचक औषधियों का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल जो औषधि है वो आपके घर में ही है, वो है मुनक्का। तो प्रेफरेबली जो काला मुनक्का है 8 से 10 मुनक्के रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठने के बाद इसे लेना है। ये बहुत अच्छे से एकदम से माइल्ड लैक्सेटिव और बहुत सेफ है। दूसरा जो है वो है मुलेठी। मुलेठी भी बहुत गुणकारी औषधि है। तो मुलेठी का चूर्ण लगभग आधा चम्मच आप खाने के पहले ले सकते हैं। इसको गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं या घी के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो रात को सोने के पहले आप 1 से 1.5 चम्मच ये मुलेठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो अविपत्ति का चूर्ण है या फिर हरड़ का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, तो इस तरह से काफ़ी सारी जो सेफ इसमें जो औषधियाँ है वो भी आप ले सकते हैं। इन सब के बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर सभी उपाय करने के बावजूद भी आपका ये कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक नहीं होता तो आयुर्वेद में इसके लिए जो शोधन चिकित्सा यानी जो पंचकर्म चिकित्सा बताई है वो है बस्ती चिकित्सा। अगर शरीर में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे प्रकोपित होना कहा जाता है, तो अगर ये वात दोष बहुत ज़्यादा है कि जिसको हम दवाइयों से कम नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये जो बस्ती चिकित्सा है ये आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। इसमें गुदद्वार के द्वारा ये जो औषधियों से सिद्ध काढ़े, तेल है वो अंदर डाले जाते हैं। तो आप ये बस्ती चिकित्सा भी आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्स्टिपेशन या कफ्स के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म मेजर्स या फिर कोई चूरन, काढ़े ये लेने से अच्छा है आयुर्वेद के इन 5 नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो इससे पूरी तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपकी पचन क्रिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सभी उपाय आपको मदद करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए ये नियम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।